Hello everyone, welcome once again on my YouTube channel, and this is my lecture number 21 for the class 10+2 physics. मेरे यहाँ पर आने से पहले आपने इसको देख लिया होगा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा कि आज हम क्या चीज़, क्या कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स, वो मैथमेटिकल टूल्स जो कि हम फिजिक्स में आमतौर पर यूज करते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं जो कि पूरी 11th क्लास में और पूरी 12th क्लास में इसका क्या होता है, यूज होता है। और जो मैं कंसेप्ट आज आपके पास लेके आया हूँ वो आपके पास क्या क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको पता भी होगा कि 11th और 12th क्लास के अंदर कुल मिला के 20 यूनिट्स हैं। मैं बेटा यूनिट्स की बात कर रहा हूं, चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो 11th और 12th के अंदर कुल मिला के 20 यूनिट्स हैं और 19 यूनिट्स के अंदर इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का यूज है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वाइड यूज है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। खासकर यूज कहाँ पर है, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज तक का ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 20 यूनिट्स में से 19 यूनिट्स के अंदर इनका यूज है, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। वैसे जो बच्चे 12th क्लास में मैथमेटिक्स हैं या जिनके पास 11th में मैथमेटिक्स है जिनके पास, उनको ये सारा पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी वाइड एरिया है। लेकिन बेटा फिजिक्स में बहुत ही बेसिक यूज होता है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। कितना यूज होता है फिजिक्स में इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, वो चीज़ मैं आज आपके पास लेके आया हूँ। ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। जितना फिजिक्स में यूज होता है इंटीग्रेशन का, जितना फिजिक्स में यूज होता है डिफरेंशिएशन का, वही आपके सामने आज मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो दो कंसेप्ट मैं आज के पास लेके आया हूं। कौन कौन से? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। किसके लिए? 12th क्लास के लिए। हालांकि सेम यूज किसमें होता है? 11th क्लास में होता है। जो मैथमेटिकल टूल्स आपके 11th क्लास में यूज होते हैं वही सेम एज इट इज 12th क्लास के अंदर भी यूज होते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का काफी वाइड एरिया है फिजिक्स में, काफी लार्ज स्केल पे इसका यूज है। तो मैं ये कहूंगा कि आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर होगा ये। इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखें, ठीक है, बार बार इसको औरों के साथ शेयर करें और अपनी नोटबुक में आप इसको नोट करें। तो स्टार्ट करते हैं माय लेक्चर नंबर 21 फॉर द क्लास 10+2 फिजिक्स। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो पहला टॉपिक है मेरा वो है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, समझें आप इसको। व्हाट इज द जनरल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप सभी को पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। देखें एक मिनट के लिए, हम यहाँ पर फिजिक्स को लिंक करेंगे मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, कंप्लीटली मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर फिजिक्स का लिंक कहाँ कहाँ पर है मैथमेटिक्स के साथ वो बताएंगे आपको। वेलोसिटी आप सभी को पता है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। आप इसको कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पता है आपको सभी को। तो वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन, हम चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज को ही हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन किया गया है यहाँ पर, चेंज किया गया है यहाँ पर, किसके अंदर? पोजीशन के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो या तो आप इसको ये बोल रहे हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन किया गया है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी होती है डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन तो आपको पता नहीं क्या बोल दिया। तो डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ध्यान रखने। तो उसको आप डिफरेंशिएशन की टर्म में उसको डिफाइन कर लें या आप उसको चेंज की टर्म में डिफाइन कर लें, एक ही बात होता है। ठीक है, और चेंज इन पोजीशन का मतलब पता है सभी को क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होती है, इनिशियल पोजीशन। सभी को पता है, देखें एक मिनट के लिए। और चेंज इन टाइम का मतलब होगा आपके पास फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम।
ओके बेटा, मान लीजिए जो फाइनल पोजीशन है वो x2 है, कहीं की भी मान लीजिए, ये मान लीजिए हम जा रहे हैं A से लेकर B और A से लेकर O और A से लेकर O डैश, ये मान लीजिए आपके पास इनिशियल पोजीशन है और ये मान लीजिए आपके पास कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। A से लेकर O इनिशियल पोजीशन, A से लेकर O डैश फाइनल पोजीशन। A से लेकर O तक का टाइम t1 और A से लेकर O डैश तक का टाइम t2। तो फाइनल टाइम t2, इनिशियल टाइम t1, फाइनल पोजीशन x2, इनिशियल पोजीशन x1। तो व्हाट इज फाइनल पोजीशन, x2, इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल टाइम t2, इनिशियल टाइम t1। ओके, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो काफी स्मॉल वैल्यू आएगी। अगर हम x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। और स्मॉल वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं, उसको dx, या फिर डेल्टा x भी आप उसको लिख सकते हैं। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, dx, और t2 माइनस t1 क्या होगा, आपके पास dt होगा। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। ओके बेटा, तो या तो आप लिखें वेलोसिटी को चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम, या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, इसको dx बाई dt लिखेंगे। दोबारा देखें एक मिनट के लिए, हम सभी जानते हैं कि वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, किसी दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोजीशन में चेंज आया है, और वो वैल्यू क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली चेंज इन टाइम की बात करेंगे तो फाइनल टाइम माइनस क्या होगा, इनिशियल टाइम। अगर फाइनल पोजीशन आपके पास x2 है, इनिशियल कौन सी है, x1, फाइनल टाइम कौन सा है, t2, इनिशियल टाइम कौन सा है, t1, तो हम x2 माइनस x1 और नीचे t2 माइनस t1 की फॉर्म में हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, एक क्वांटिटी में से दूसरी को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू स्मॉल आएगी। तो वो जो स्मॉल चेंज होता है उसको हम या तो लिखते हैं डेल्टा x से, या उसको लिखते हैं dx से, और dt नीचे क्या आ जाएगा, टाइम में चेंज आ जाएगा। तो वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, dx बाई dt। और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ पर ध्यान दें आप, d का मतलब डिफरेंशिएशन किया गया है किसका, पोजीशन का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो dx बाई क्या होता है, dt। तो या तो आप बोल लीजिए इसको चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम, या फिर आप क्या बोल लेंगे इसको कि डिफरेंशिएट किया गया है किसका, पोजीशन का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी हैव टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी की दो डेफिनेशन होगी। सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगी। दूसरा आप कह सकते हो कि चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम कह सकते हो। और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो आपका जो बोलने का सेंस है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पर चेंज किया गया। डिफरेंशिएशन और चेंज सिनोनियम्स हैं, ध्यान रखिए। तो डिफरेंशिएट किया गया किसको, पोजीशन को, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली बताएं आप, एक्सेलरेशन क्या होता है, फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर फिजिक्स को रिलेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के साथ। एक्सेलरेशन आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। और चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। v2 माइनस v1 को मैं डेल्टा v लिख सकता हूँ, इसको डेल्टा t लिख सकता हूँ, या फिर आप इसको लिख सकते हैं dv बाई dt। तो मैं एक्सेलरेशन को a से लिख रहा हूँ, तो a आपके पास क्या होगा बताएं, dv बाई क्या होगा, dt। तो ये जनरल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपके पास एक न्यू डेफिनेशन एक्सेलरेशन की। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन किया गया है किसका, वेलोसिटी का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो सिंपल हम v की बात करें, ऐसे ही आपका v स्क्वायर आ सकता है, v की पावर 3 आ सकती है, v की पावर 4 आ सकती है। तो यहाँ पर v की पावर 1,
सिर्फ v की पावर 1 को चेंज किया गया टाइम के साथ, ठीक है, ध्यान रखें। तो v की पावर 2 भी हो सकती है, v की पावर 3 भी हो सकती है, तो चलते रहेंगे ऐसे ही। अगर हम चलते रहेंगे तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंशिएशन का क्रिएट हो जाएगा, वो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान दें एक मिनट के लिए, तो कोई मुश्किल मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज नहीं होता फिजिक्स में, फिजिक्स में सिंपल मैथमेटिक्स का यूज होता है। तो देखें एक मिनट के लिए, लिखिए आप सारे, द जनरल फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन इज the general formula for differentiation is d by dx of x की पावर n। ये देखें आप, इधर देखें आप, d by dt ऑफ v की पावर 1, ठीक है बेटा, d बाई डी टी ऑफ v की पावर क्या है यहाँ पर 1 के बराबर है। यहाँ पर क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर क्या है आपके पास n के बराबर है, ठीक है। तो 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, किस पैरामीटर में किसके साथ चेंज है, किस पैरामीटर में किसके साथ चेंज है, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। द डिफरेंशिएशन ऑफ वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर। तो एक पैरामीटर में दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है, उसको किसका नाम दिया गया, डिफरेंशिएशन का नाम दिया गया। आप उसको चेंज बोल लें या फिर आप क्या बोल लें, इसको डिफरेंशिएशन बोल लें, एक ही बात होती है, ठीक है बेटा। ध्यान रखें आप एक मिनट के लिए। तो जो जो हम इसको आगे करवाएंगे, जो आगे हम बढ़ेंगे, तो ये कंसेप्ट आपको और समझ में आ जाएगा। ये बेटा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके जो रिजल्ट्स हैं आप उनको याद रखें और उसी के बेस्ड आपके न्यूमेरिकल जाएंगे फिजिक्स में। आप इस चीज को याद रख लेंगे तो फिजिक्स का एक भी न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़ेंगे जो आपका डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड होगा। तो कौन से न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ध्यान रखें इधर, कौन से न्यूमेरिकल्स में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, आप ध्यान रखें किस में लगेगा, उन न्यूमेरिकल्स में लगेगा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का जहां पर एक पैरामीटर में दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंज गिवन होगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल जाएंगे जहां पर ये चेंज आपको दिया मिलेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो लिखें बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, n x की पावर n माइनस 1। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन इज क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ओके बेटा, तो ध्यान रखें इस चीज को। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, हम यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज इन वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर। जिस तरह हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो क्या बोलेंगे उसको, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, या फिर आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन की बात करें, थोड़ी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक पैरामीटर में दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो या तो आप बोल लीजिएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, या फिर आप बोल लीजिएगा क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक ही बात है, डिफरेंशिएशन बोल लीजिए या फिर चेंज बोल लीजिएगा। और जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है, d बाई डी एक्स। एक पैरामीटर में चेंज है दूसरे पैरामीटर के साथ, और चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए हम d वर्ड का यूज करते हैं। पता है आपको, एरर आपने की होंगी, तो स्मॉल चेंज के लिए हम d वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो d या फिर डेल्टा का, तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब आगे देखें, तो कुछ स्पेशल केस में इसके ले रहा हूं, देखें आप उसको। पहला देखें, फॉर n इज इक्वल टू 0, मैंने यहां पर n की वैल्यू को 0 लिया है, तो रिजल्ट में क्या चेंज आएगा, इक्वेशन 1 में क्या चेंज आएगा, देखें एक मिनट के लिए। जहां भी n है वहां पर मैंने 0 पुट कर दिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0। तो यहां पर भी n है, तो n के स्थान पर हमने n को 0 लिया यहां पर, तो जहां जहां भी n होगा उसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। तो 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। और आपको पता है कि d बाई डी एक्स और x की पावर 0, x की पावर 0 क्या है, 1, तो 1 को
1 का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, 0 है। तो क्या समझे कि 1 को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, 1 के अंदर हम चेंज नहीं ला सकते। क्या समझे कि 1 को हम यहां पर क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जो होगा कांस्टेंट का वो क्या होता है, 0 होता है। क्या समझे, हम कांस्टेंट जो है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम कांस्टेंट के अंदर चेंज नहीं ला सकते। सीधी सी बात है, जो कांस्टेंट होगा चेंज कैसे होगा उसके अंदर, चेंज तो होगा नहीं उसके अंदर। तो वही बात यहां पर है कि d/dx ऑफ x की पावर 0 अगर आप पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो x की पावर 0 क्या होती है, 1। तो जो डिफरेंशिएशन होता है किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, वो क्या कहलाएगा, आपका कांस्टेंट कहलाएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ध्यान रखें आप कि डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ k का मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 0 होता है। तो पहला रिजल्ट आपके सामने निकल के आया है कि द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। दूसरा एक चीज और देखें यहां पर कि यहां पर अगर x है तो यहां भी x होना चाहिए, यहां पर अगर t है तो यहां भी t होना चाहिए, यहां पर अगर वेलोसिटी है v है तो यहां भी v होना चाहिए। अगर दोनों पैरामीटर आपस में डिफरेंट हैं, ध्यान रखें, अगर दोनों पैरामीटर आपस में डिफरेंट हैं तो सीधी सी बात है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी क्या होगा, आपका 0 होगा। तो याद रखें कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, d/dx ऑफ v, यहां पे तो x है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, और यहां पे वेलोसिटी है। तो दोनों पैरामीटर आपके डिफरेंट नेचर के हैं। अगर दोनों पैरामीटर आपके डिफरेंट नेचर के होंगे तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा उस पैरामीटर का। क्यों, क्योंकि ये जो पैरामीटर है इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है, आपका 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आपके सामने जो निकल के आया वो क्या है कि अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की पावर 0 कितना होता है, 1, ठीक है। और यहां पर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सारा 0 आ जाएगा। और 1 को हम क्या ट्रीट करते हैं, 1 को हम ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। ध्यान रखें। तो पहला रिजल्ट आपके सामने आया है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है बेटा। यहाँ पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, पाई आ जाए, ठीक है, वो सारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा आपके पास, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, जो सेम नेचर का होगा उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, और उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, nx की पावर n-1। अगर दोनों का नेचर डिफरेंट होगा तो वो भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होगा, आपका 0 होगा। अब देखिए बेटा आगे, अब n की वैल्यू 1 पुट करता हूं मैं, देखिए सेकंड केस लेता हूं मैं यहां पर, और n की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, क्या होगा देखें एक मिनट के लिए, d/dx ऑफ x की पावर 1, जहां जहां पे n है वहां पर मैंने 1 रख दिया। अब आप मेरे को वैसे बताएं, आगे मत देखें आप, आगे ना देखें आप, ये भी x है ये भी x है, दोनों कट नहीं जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1। अपर पैरामीटर भी सेम है, लोअर भी सेम है, तो दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो वैसे भी आप करके देखें, तो n की वैल्यू 1 पुट करनी है, जहां जहां भी n है वहां पर 1 वैल्यू पुट करनी है। तो 1x की पावर 1 माइनस 1, n के स्थान पर क्या पुट करोगे, 1x, और ये n के स्थान पर 1, तो 1x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि x की पावर 0, क्या आंसर आएगा, 1। इसका मतलब क्या समझे आप कि d/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, ओके बेटा। तो d/dx ऑफ x कितना होगा, 1। सिमिलरली बताएं आप मेरे को, सिमिलरली बताएं आप मेरे को, d/dt ऑफ t 1, बताएं आप मेरे को d/d थीटा ऑफ थीटा 1, और बताएं, प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। d/dx ऑफ 7x, ध्यान दें अब ध्यान दें आप, d/dx ऑफ 7x, मैंने बताया था कि अगर नेचर सेम नहीं है, अगर नेचर सेम नहीं है तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहां पर 7 के साथ मल्टीप्लाई में है x,
7 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब नेचर आपका सेम काउंट होगा। तो 7 को बाहर निकाल लें आप। किसको बाहर निकाल लिया? 7 को। जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है उसको अंदर रखें आप। तो 7 आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या आएगा बताएं आप? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और अभी आपको बताया 2 मिनट पहले, अभी आपको क्या बताया कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है तो क्या बचेगा हमारे पास? 7 बचेगा आपके पास। ओके बेटा, समझ रहे हो? और देखें आप, बताएं मेरे को आप, d बाई डी टी ऑफ 7t कितना बचेगा? 7। d बाई डी टी ऑफ 10t बताएं कितना आ जाएगा? d बाई डी टी ऑफ t तो कितना होता है? 1। d बाई डी टी ऑफ t 1 बचेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 10 रह जाएगा आपके पास। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि d बाई डी टी ऑफ 10, सिर्फ 10 कहता हूं, तो 10 को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। और जो डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट का वो क्या होता है आपके पास? 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर मैं लिखता हूं यहां पर d बाई डी टी ऑफ 10r, तो दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं वो t से मैच नहीं करती हैं, तो दोनों एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को कि जो आपके सेम नेचर के हैं सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा, बाकी को हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, उसका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये 7x है तो x तो मैच करता ही है और आपस में मल्टीप्लाई भी है, तो 7 को बाहर निकाल लें, अंदर क्या रहेगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और अभी हमने किया थोड़ी देर पहले कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 7 आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, अब देखें, हमने n की वैल्यू को 0 पुट करके देख लिया, n की वैल्यू को 1 पुट करके देख लिया, अब n की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ 2। तो जहां जहां पर n है बेटा वहां पर मैं 2 पुट करता हूं, देखें कि क्या रिजल्ट आएगा। देखें एक मिनट के लिए, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, n के स्थान पर 2 पुट कर दिया हमने, बोलो क्या आएगा? 2x की पावर 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा? 2x। तो भूलना मत आज के बाद कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अच्छा ये बताएं आप, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, सिमिलरली अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना होगा? 2t होगा। ओके बेटा, ध्यान रखें आप। अच्छा ये बताएं आप, d बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर बताएं 0। क्यों? क्योंकि x और t स्क्वायर का जो नेचर है वो मैच नहीं करता है। x का और t स्क्वायर का जो नेचर है वो मैच नहीं करता है, दोनों डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो हमने n की वैल्यू को 0 पुट किया, n की वैल्यू को 1 पुट किया, n की वैल्यू को 2 पुट किया, और काफी सारे हमने यहाँ पर रिजल्ट्स निकाले किसके? डिफरेंशिएशन के। एक और मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, देखें एक मिनट के लिए। तो सिमिलरली आप n की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 6 पुट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं -3 लेके चल रहा हूँ, -3 लेके चल रहा हूँ n की वैल्यू, तो देखें क्या आएगा आपके पास? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3, जहां पर भी n है वहां पर हमने क्या पुट कर दिया? -3 पुट कर दिया, तो क्या आएगा आपके पास? तो ये -3 x की पावर -3 माइनस 1। ध्यान से करना है, n के स्थान पर जहां भी आपका n है उस n के स्थान पर -3 पुट करना है, तो -3x की पावर -3 माइनस 1 यानी कि -3x की पावर -4। तो ये आपका आंसर होगा किसका? डिफरेंशिएशन का। अगर हम n की वैल्यू क्या पुट करते हैं? -3 पुट करते हैं, तो -3x की पावर -4 ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका जो डिफरेंशिएशन है वो आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से आप डिफरेंशिएशन के हर न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। जरूरत क्या है कि इस रिजल्ट को आप ध्यान रखें। तो एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ में बताता हूँ आपको कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? चेंज इन वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर। जिस तरह से एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो उस एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहां से आपको n की वैल्यू 0, n की वैल्यू
वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 पुट करते रहेंगे तो आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक था। एक छोटा सा एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेता हूँ डिफरेंशिएशन का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल अगर आप समझ लेंगे तो डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके पास लेके आया हूँ, देखें एक मिनट के लिए। मान लीजिए बेटा x दिया हुआ है 4t² - 6t + 18। ओके, सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने लेके आया हूँ मैं कि x दिया हुआ है 4t² - 6t + 18। यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, ध्यान दें आप, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन t = 2 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन निकालना है जब टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। और अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो इस वीडियो को, इस न्यूमेरिकल लेक्चर के वीडियो को दोबारा आप देखें एक मिनट के लिए। एक्स आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन दी हुई है एक्स आपको, टी टाइम में, ध्यान रखें पोजीशन और टाइम में एक रिलेशन दी हुई है, ठीक है। ये एक रिलेशन दी हुई है किसमें, पोजीशन और टाइम में। एक्स क्या है, 4t² - 6t + 18। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द टाइम एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन टाइम t = 2 सेकेंड। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने से पहले मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा पहले इसकी, ठीक है। और वेलोसिटी पता है आपको क्या होती है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, dx/dt। ओके बेटा, तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, और जैसे ही वेलोसिटी आ जाएगी उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो x क्या दिया हुआ है बताएं आप, 4t² - 6t + 18। और एग्जाम में दिया मिलेगा कि x क्या है और t क्या है। x यहाँ पर पोजीशन है और t यहाँ पर टाइम है, तो एक रिलेशन दी गई है। तो इस रिलेशन का यूज करके यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन, ठीक है। देखें एक मिनट के लिए। तो सबसे पहली बात पोजीशन है, तो पोजीशन में चेंज होगा टाइम के साथ, तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। देखें इधर, d/dt को बाहर निकाल लें आप, ठीक है ना। किसको बाहर निकाल लिया आपने, बाहर निकाल लिया d/dt को। अंदर क्या रह गया, x, एंड व्हाट इज x, व्हाट इज x, देखें आप, 4t² - 6t + 18। ओके बेटा, वेलोसिटी होती है dx/dt, d/dt को बाहर निकाल लिया आपने, तो अंदर आपके पास क्या रह गया, 4t² - 6t + 18। सोल्व करें इसको। सबसे पहले इनको अलग अलग करें बेटा, d/dt कॉमन है तो सबको अलग अलग करें। 4t² - 6t + 18। ओके बेटा, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो dx/dt, d/dt बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, x, एंड व्हाट इज x, 4t² - 6t + 18। ओके, अब इन तीनों को हमने अलग अलग कर लिया। d/dt अंदर क्या रहेगा, 4t² माइनस d/dt अंदर क्या रहेगा, 6t प्लस d/dt अंदर क्या रहेगा, 18। क्लियर, आगे देखें आप, इसमें से 4 को बाहर निकालने, आप इस पूरे पैरामीटर में से 4 को बाहर निकालने, अंदर क्या रहेगा आपके पास, d/dt ऑफ t² माइनस किसको बाहर निकालने, 6 को बाहर निकालने, 6 d/dt ऑफ t। ओके बेटा, यहां पर 4 को बाहर निकाल लिया आपने, ठीक है, क्योंकि 4 का पॉसिबल होगा नहीं। मैंने बताया था कि टाइम है तो टाइम का पॉसिबल होगा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का पॉसिबल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, तो 4 को बाहर निकालने, अंदर क्या रह जाएगा, d/dt ऑफ t² माइनस 6 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा, d/dt ऑफ t प्लस इसमें कोई जो निकालने की बाहर आपको, तो d/dt ऑफ क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओके बेटा, आगे देखिए आप, फोर एज इट इज,
फोर तो आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्र 2 मिनट पहले किया हमने, 2 मिनट हमने पहले किया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र क्या होता है 2x। अगर वहां से अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करें और कैसे आया था 2x आप याद रखें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र क्या आंसर आया था 2x। सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्र क्या आंसर आएगा 2t आंसर आएगा। पूरे का, इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है पूरे का वो कितना आएगा 2t आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र क्या होता है 2x है। अगर आप नहीं भी जानते तो डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला आप याद रखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है n x की पावर n-1। तो इस रिजल्ट का यूज करके ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए वहां पर आपका x स्क्वायर था, यहां पर t स्क्वायर, बात एक ही है। तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा 2t आ जाएगा। आगे देखें -6 को बाहर निकाल लिया। d बाई डी टी ऑफ t 2 मिनट पहले आपको बताया था d बाई डी एक्स ऑफ x, दोनों सेम पैरामीटर कितना आएगा 1। सिमिलरली d बाई डी टी ऑफ t कितना आएगा 1, क्या बचेगा -6 बचेगा। ओके, प्लस d बाई डी टी ऑफ 18 डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है 0। जब नेचर ना मैच कर रहे हो आप कहोगे कि ये भी तो मैच नहीं कर रहा था, लेकिन बेटा ये मल्टीप्लाई में था टी स्क्वायर के साथ, तो टी स्क्वायर तो मैच कर रहा है यहाँ पे, टाइम के साथ टाइम तो मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसका पॉसिबल था। यहाँ पे तो कोई टाइम है नहीं, यहाँ पे इसके साथ कोई टाइम का पैरामीटर नहीं है, तो इट बिहेव्स लाइक कांस्टेंट। और डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है, कई बार बता चुका हूं आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है, 0 हो जाएगा। तो बताइए वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी 4 2 जा 8, 8t-6, ये आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2। तो आपको गिवन क्या था पोजीशन आपको गिवन थी, क्या निकाल दिया आपने वेलोसिटी। लेकिन ध्यान रखें कि जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की वो वेलोसिटी नहीं है, आपको फाइनली क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन dv बाई dt। अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो समझ में आ गया होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज है टाइम के साथ क्या बोलते हैं उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या करेंगे आप d बाई डी टी को बाहर निकाल लेंगे। आप किसको बाहर निकाल लिया d बाई डी टी को। अंदर क्या है आपके पास वेलोसिटी है आपके पास। ठीक है, ध्यान रखें। और वेलोसिटी क्या है बताएं आप, वेलोसिटी क्या है आपके पास 8t-6, ये आपके पास क्या है वेलोसिटी है। तो पहले हमने क्या निकाल लिया पोजीशन दी थी, वेलोसिटी निकाल ली। अब वेलोसिटी आपको मिल गई है तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई dt बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा 8t-6। सोल्व कैसे करेंगे इसको, अलग अलग करें इसको, हालांकि जरूरत नहीं है, अब तो समझ गए हो गया आप, फिर भी कर लें आप, कोई बात नहीं। d बाई dt ऑफ 8t अलग कर लिया, माइनस d बाई डी टी ऑफ 6 ये आपने अलग कर लिया। ठीक है, आगे देखें ए फॉर एक्सेलरेशन। 8 को बाहर निकाल लें आप, d बाई डी टी ऑफ t माइनस d बाई डी टी ऑफ 6। यहां पर 6 को बाहर निकालने की जरूरत है ही नहीं आपकी। d बाई डी टी ऑफ t कितना होता है 1, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या था 1, तो डिफरेंशिएशन किया गया है टाइम का कितना आएगा 1 आएगा, टाइम के साथ ही किया गया है तो क्या बचेगा 8 बचेगा आपके पास। ठीक है, माइनस, तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा 1 होगा। जिस तरह से d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है उसी तरह से d बाई डी टी ऑफ t भी कितना होगा 1 होगा। ये फिर से कांस्टेंट आ गया है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए कि एक्सेलरेशन अगर ये आ रखा होता, मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन का आंसर ये होता, 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन का आंसर होता 8t
तो t की वैल्यू आपको ये पुट करनी होती है यहाँ पर। तो आंसर कितना आता है? 16 आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? 8 आंसर रहेगा। इस टाइम का यहाँ पर यूज नहीं होगा। मैं तो वैसे बता रहा हूँ, अगर किसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में टाइम भी आता साथ में, एक्सेलरेशन के साथ टाइम भी आता, तो उस टाइम की वैल्यू आपको ये पुट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर टाइम आया ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं टाइम की वैल्यू पुट करने की, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था किसका? डिफरेंशिएशन का। इतना ही आपका फिजिक्स में यूज है डिफरेंशिएशन का, पूरे 11th में और पूरी 12th में इतना ही आपका फिजिक्स का यूज है। तो जब भी डिफरेंशिएशन आए, ठीक है, ध्यान रखें, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है आप उसको याद रखें। और d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n-1। और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू हो n की, 0 1 2 3 4 5 -2 -3 -4, वो n की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और आपका रिजल्ट वहाँ पर आ जाएगा। 2-3 बातें ध्यान रखने की क्या है? एक तो रिजल्ट आप याद रखिए इसका, दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तीसरा, सेम नेचर के जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी सेम नेचर की हैं, उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। जो डिफरेंट नेचर की हैं वो कांस्टेंट मानी जाएंगी, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है? हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने आपको बताया कि d/dt ऑफ 8t है, यहाँ पर 8 तो कांस्टेंट है, लेकिन वो मल्टीप्लाई में है टाइम के साथ, तो वो कांस्टेंट क्रिएट नहीं होगी। कांस्टेंट को हम ट्रीट नहीं करेंगे, उसको 8 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर आपके पास क्या रह जाएगा? d/dt ऑफ t। इसका क्या होता है? 1 होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा उसका? 8 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था डिफरेंशिएशन का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार नोट करें, ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखें। तो ये डिफरेंशिएशन का आपका लेक्चर था। तो जल्दी ही मिलता हूँ मैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम स्टूडेंट्स आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। और ब्रेक से पहले आपको बताया था डिफरेंशिएशन के बारे में, आप उसको फिर से रिवाइज करें। और ब्रेक के बाद मैं आपको करवा रहा हूं इंटीग्रेशन क्या होता है। देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का भी, ध्यान से देखें आप। कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। कश्मीर भारत का कंबाइंड हिस्सा है, ठीक है, हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो अगर हमें सेपरेट करना हो, अगर हमें चेंज करना हो, तो हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन की। अगर हमें कंबाइन करना हो तो हम बात किसकी करेंगे? इंटीग्रेशन की करेंगे, ठीक है। तो जो स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज, जितने भी स्मॉल चेंज है, अगर हम सभी को इकट्ठा कर देंगे, सभी कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन हम कब करते हैं उसके बारे में आप नोट करेंगे। 2 मिनट बाद बताऊंगा आपको कि कब कब हम इंटीग्रेशन करते हैं और हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसकी? इंटीग्रेशन की। आप इस चीज को नोट करेंगे। देखें इधर, मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है x, ओके। ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस x है, तो स्मॉल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं, जो स्मॉल डिस्टेंस है, उसको मैं लिखता हूं dx से। तो ये सारे स्मॉल एलिमेंट हैं, स्मॉल चेंज है डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम सभी को कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, dx प्लस dx प्लस dx जो भी है, तो किसके बराबर होगा? वो आपका x के बराबर होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। x का अगर हम बात करें, ठीक है, x के अंदर अगर हम चेंज की बात करें तो उसको हमने लिखा था dx से, याद हो आपको। अगर हम x के अंदर चेंज की बात कर रहे हैं तो उसको हमने dx से लिखा था। लेकिन वही dx अगर हमारे पास लार्ज स्केल पे हैं, dx फिर dx फिर dx, और सभी को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो चेंज करना डिफरेंशिएशन और कंबाइन करना इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो क्या है कि एक हमारे पास डिस्टेंस है कोई भी x, स्मॉल इंटरवल की जो डिस्टेंस है वो क्या है? dx फिर dx फिर dx, और सभी को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो किसके बराबर आएगा? आपका x के बराबर आएगा। तो इतना सब कुछ लिखने की बजाय आप सिंपली ऐसे लिखेंगे सिंबल बना के
dx। ये बेटा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। ये जिस तरह से समेशन होता है, सिग्मा होता है, ठीक है, वो नहीं है ये, लेकिन उसी फॉर्म में है ये। समेशन जिस तरह से होता है उसी तरह से आपका इंटीग्रेशन होता है। तो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। किसको इंटीग्रेट किया गया है? dx को। dx को कंबाइन किया गया है, जितने भी हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्स थे उसको कंबाइन किया गया है। तो किसके बराबर था वो? आपका x के बराबर था। तो इतना सारा लिखने की बजाय सिंपली आप ये लिखिए कि इंटीग्रेट कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है। कितने? जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स थे हमारे पास उनको कंबाइन कर दिया गया है। तो वो किसके बराबर होगा? आपका x के बराबर होगा। सिमिलरली dt का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? t होगा। dw का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? w होगा। तो इंटीग्रेशन हम कब करते हैं ये आप नोट करें, जब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू निकालनी हो, जब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेट वैल्यू निकालनी हो, तब हम क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें लार्ज वैल्यू, टोटल वैल्यू निकालनी है, सॉरी, अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, नेट वैल्यू निकालनी है, कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, और किस किस का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है? ध्यान रखें, या तो होगा स्मॉल एलिमेंट का पॉसिबल। इंटीग्रेशन किस किस का पॉसिबल होता है? या तो होता है स्मॉल एलिमेंट का पॉसिबल, या फिर स्मॉल एलिमेंट के साथ सेम नेचर हो। यानी कि x होगा तो dx होगा, r होगा तो dr होगा, t होगा तो dt होगा। तो ध्यान रखें कि चेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान रखें, अगर आपके पास स्मॉल चेंज है तभी हम उसकी टोटल वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो dx क्या है? स्मॉल चेंज, और बहुत सारे dx अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू निकालने के लिए, नेट वैल्यू निकालने के लिए, होल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है बेटा, और किस किस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है बताएं आप? या तो स्मॉल एलिमेंट का। देखो स्मॉल एलिमेंट अगर नहीं होगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप। बिना स्मॉल एलिमेंट के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर स्मॉल एलिमेंट होगा तभी उसकी क्या आएगी? नेट वैल्यू आएगी। उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तभी हमारे पास क्या आएगी? उसकी नेट वैल्यू आएगी। ध्यान रखें, तो बिना स्मॉल एलिमेंट के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा किसका पॉसिबल होगा? या तो स्मॉल एलिमेंट का पॉसिबल होगा, या स्मॉल एलिमेंट के साथ क्या होगा? सेम नेचर की क्वांटिटी होगी। अगर ये dx है तो साथ में x होगा तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन साथ में अगर t होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर किसका पॉसिबल होगा? फिर पॉसिबल होगा सिर्फ स्मॉल एलिमेंट का। तो इंटीग्रेशन किसका पॉसिबल होता है? या तो स्मॉल एलिमेंट का पॉसिबल होगा, या फिर स्मॉल एलिमेंट के साथ क्या होगा? सेम नेचर होगा। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, अगर स्मॉल एलिमेंट हमारे पास एक ही है, सिर्फ अगर स्मॉल एलिमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो यही इसका इंटीग्रेशन होगा और यही इसकी टोटल वैल्यू होगी। यही स्मॉल वैल्यू होगी और यही टोटल वैल्यू होगी। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्मॉल एलिमेंट है तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो वही रहेगा, आपका dx ही रहेगा आपके पास। अगर बहुत सारी स्मॉल वैल्यूज है तो सभी को कंबाइन कर देंगे तो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर सिंगल वैल्यू है तो वही तो उसकी टोटल वैल्यू होगी और वही क्या होगी? उसकी स्मॉल वैल्यू होगी। ठीक है, उसको क्या कंबाइन करेंगे? वो तो है ही उतनी। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज का आप। तो इंटीग्रेशन हम कब करते हैं बताएं आप? कब करते हैं? जब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू निकालनी होती है, होल वैल्यू निकालनी होती है, कंप्लीट वैल्यू निकालनी होती है। ओके, दूसरा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना होता है। किस किस का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है? एक तो किसका? जो स्मॉल क्वांटिटी है, बिना स्मॉल क्वांटिटी के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरा किसका पॉसिबल होगा? या तो स्मॉल क्वांटिटी का, या फिर स्मॉल के साथ क्या होता है? सेम नेचर का होता है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि ये डिस्टेंस क्या थी? x। स्मॉल चेंज कितना है? dx। सारे के सारे जो dx है उसको अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा लिखने के बजाय हम सिंपली सिंबल बनाएंगे इंटीग्रेशन का। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। और किसको इंटीग्रेट किया गया है? dx को। बहुत सारे dx थे हमारे पास, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, dt का t होगा, dw का w होगा, dr का r होगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन का बेसिक है। अब लिखें आप, द जनरल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन इज,
जिस तरह से मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, उसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा जनरल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। ये दो रिजल्ट्स आप याद रखें, कौन कौन से, जनरल फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन एंड जनरल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये दो रिजल्ट्स आप जरूर याद रखें, ठीक है, ध्यान रखें बेटा। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, और लिखें फॉर्मूला x की पावर n इंटू डी एक्स, और ये होता है इसका फॉर्मूला लिखें आप x की पावर n+1 बाई n+1, और ये ध्यान रखें प्लस c होता है बेटा कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। वेयर सी इज ए कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या है इसका बताएं आप, x की पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है, x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, वेयर सी इज ए कांस्टेंट नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला बेटा n की हर वैल्यू के लिए पॉसिबल होता है, ये फॉर्मूला n की हर वैल्यू के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन n की वैल्यू -1 के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि n की वैल्यू -1 के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। जब भी इसका यूज होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप याद रखें कि ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो आपके n की हर वैल्यू के लिए पॉसिबल होता है। n की वैल्यू 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, -1 पुट करें, सॉरी -2 पुट करें, -3 पुट करें, हर वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा। सिर्फ n की वैल्यू -1 के लिए पॉसिबल नहीं होगा ये आपका, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, इस फॉर्मूले को, ये रिजल्ट आप याद रखें। ये जनरल फॉर्मूला किसका है, आपका इंटीग्रेशन का है, ठीक है। अब मैं जैसे हमने किया था डिफरेंशिएशन में कि n की वैल्यू 0 पुट की थी, 1 पुट की थी, तो उसी तरह से यहाँ भी हम n की वैल्यू को पुट करेंगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2। तो देखें एक मिनट के लिए, तो फॉर n इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, हमने n की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, क्या होगा देखें आप, x की पावर 0 इंटू डी एक्स, जहां पर n है वहां पर 0 पुट करना है आपको। करें आगे सोल्व, x की पावर 0+1 बाई 0+1, c लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी स्मॉल वैल्यू होती है, लगाना चाहे लगा सकते हैं, अच्छा रहता है, लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्लस c, चलो मैं लगा देता हूँ आपको, देखें इधर। तो x की पावर 0 क्या होती है, 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो क्या बच जाएगा आपके पास, dx बच जाएगा। x की पावर 0+1 x, नीचे क्या है 0+1 1, और x/1 क्या बचेगा 1, तो आपके पास आ गया है कि जो dx का इंटीग्रेशन है वो क्या होगा आपके पास, x होगा आपके पास, ठीक है। तो c को मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं लगाने की, काफ़ी स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो dx है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, x होगा। जैसे मैंने पहले बताया था वही रिजल्ट आपके पास आ गया है कि जो dx है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, n की वैल्यू को 0 पुट किया। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करते हो यहाँ पर, तो x की पावर 0 इंटू डी एक्स, x की पावर n के स्थान पर 0 पुट करोगे, 0+1 बाई 0+1 क्या बचेगा, x की पावर 0 क्या होती है 1, 1 इंटू डी एक्स क्या होगा dx, और dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा आपके पास, x होगा आपके पास, ठीक है। आगे देखें आप, अब इसी रिजल्ट में आप पुट करें n की वैल्यू को 2 पुट करें आप, सेम जो रिजल्ट है आपका उसके अंदर आप n की वैल्यू को 2 पुट करें, देखें क्या रिजल्ट में चेंज आएगा आपके पास। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको मैं, तो n की वैल्यू आप 1 पुट करें, चलो पहले हमने 0 पुट किया था, 1 पुट करें आप, बोलो क्या आएगा, x की पावर 1 इंटू डी एक्स, बोलो क्या आएगा, x की पावर 1+1 बाई 1+1 प्लस c, बोलें x की पावर 1 क्या होती है x, तो x इंटू डी एक्स क्या होगा, x की पावर 2/2 प्लस c, तो x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x की पावर 2/2 प्लस क्या है c, इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली बताएं आप मेरे को कि ये तो x इंटू डी एक्स है, मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन किसका पॉसिबल होगा, या तो पॉसिबल होगा स्मॉल एलिमेंट का, सिर्फ स्मॉल एलिमेंट का, ठीक है। जैसे 2 मिनट पहले हमने किया था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 2 मिनट पहले बताया था आपको कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो या तो इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है स्मॉल एलिमेंट का, या फिर स्मॉल एलिमेंट के साथ क्या होगा, सेम नेचर होगा, x है तो dx होगा, r है तो dr होगा, t है तो dt होगा। बताएं मेरे को, कौन सा बच्चा बताएगा, बताएं कि t इंटू डी टी का क्या होगा इंटीग्रेशन, जिस तरह से x इंटू डी एक्स का x²/2 है, उसी तरह से t इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, t²/2 प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखें 1 मिनट के लिए,
अगर मैं लिखता हूं 7 इंटू डी टी, 7 इंटू डी टी क्या होगा बताएं आप, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सोच के बताएं। 7 इंटू डी टी, मैंने क्या बताया था आपको कि इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है सिर्फ स्मॉल एलिमेंट का, तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट है या नहीं है यहाँ पर कौन सा है, डी टी, तो बाकी तो स्मॉल एलिमेंट नहीं है, तो बाकी को बाहर निकाल लेंगे हम, तो 7 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा डी टी, और अभी हमने किया 2 मिनट पहले कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो डी टी का क्या हो जाएगा टी, तो आंसर आ जाएगा 7 इंटू टी। ओके बेटा, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका, इंटीग्रेशन का, इसको याद रखें। और n की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, बस n की वैल्यू को -1 यहाँ पे पुट नहीं करना, उसका इंटीग्रेशन अलग फॉर्मेट में होता है, और 11th क्लास में या 12th क्लास में कोई ज़्यादा यूज इसका नहीं है, 1-2 जगह यूज है, उसको हम बता देंगे बाद में आपको, ठीक है। तो ये आपके पास n की वैल्यू 1 आपने पुट की, सिमिलरली आप n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। एक वैल्यू मैं और आपके सामने पुट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और परफेक्शन आ जाए, थोड़ा सा रिजल्ट में और आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। देखें 1 मिनट के लिए, तो n की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2, तो x की पावर 2 इंटू डी एक्स, जहाँ भी n है वहाँ पर 2 पुट करें आप, तो x की पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/3 प्लस c। ओके, सिमिलरली t की पावर 2 इंटू डी टी होता तो t की पावर 3/3, t की पावर 4/4, x की पावर 3 है तो 4/4 हो जाएगा, 4 है तो 5/5 हो जाएगा, चलता रहेगा ऐसे आपके पास, ठीक है। अब मैं पुट कर रहा हूँ n की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ, देखिए 1 मिनट के लिए, n की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, -2 पुट कर दी, तो क्या होगा देखें 1 मिनट के लिए, x की पावर -2 इंटू डी एक्स, जहाँ पर भी n था वहाँ पर -2 हमने पुट कर दिया, तो -2 + 1 क्या होगा बताएं, -1, n के स्थान पर -2 पुट करोगे तो -2 + 1 -1, और -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा। ओके, x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x, पता है सभी को, x की पावर -1 को मैंने क्या लिख लिया 1/x, एक नेगेटिव साइन ये भी है, एक नेगेटिव साइन ये भी है, तो क्या आ जाएगा -1/x आ जाएगा, तो x की पावर -2 इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा -1/x होगा। सिमिलरली बताएं आप मेरे को, सिमिलरली बताएं कौन सा बच्चा बताएगा कि r की पावर -2 इंटू डी आर, यानी कि यहाँ पर n के स्थान पर -2 पुट किया, लेकिन अब की बार r ले लिया मैंने, तो क्या आएगा इसका बताइए -1/r। जिस तरह से इसका इंटीग्रेशन -1/x है, तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा -1/r प्लस c। आप लगाएं ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाएं तो अच्छा रहता है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है आपके पास ये आपका। तो ये आपके पास किसका कॉन्सेप्ट था, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था। अगर आप चाहें तो n की वैल्यू -1 पुट करके देख लें एक बार, आप वैसे कह रहा हूं मैं, n की वैल्यू -1 पुट करके देख लें आप, तो x की पावर -1 + 1 और समथिंग बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए इसका पॉसिबल नहीं होगा। इसका अलग फॉर्म में पॉसिबल होता है, वो अभी आपके यूज का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। तो अगर हम n की वैल्यू -1 पुट करें, यहाँ पर n की वैल्यू को -1 पुट करें, तो ये आपका आता है समथिंग बाई 0 क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है, -1 + 1 तो समथिंग बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो बेसिकली नॉट डिफाइंड होता है ये, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो बाकी सारे आपके इंटीग्रेशन क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। तो इंटीग्रेशन की जो मैं जहाँ तक बात है वो कैसे क्या होता है बता चुका हूँ, एक बार फिर देखें। इंटीग्रेशन हम कब करते हैं, जब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेट वैल्यू निकालनी हो, टोटल वैल्यू निकालनी हो, होल वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। और किस किस का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है, या तो स्मॉल एलिमेंट का या फिर स्मॉल एलिमेंट के साथ सेम नेचर का हो, ठीक है। अगर डिफरेंट नेचर का होगा तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ किसका पॉसिबल होगा, या तो स्मॉल एलिमेंट का या फिर स्मॉल एलिमेंट के साथ सेम नेचर हो। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन, ठीक है। v इंटू डी वी, x इंटू डी एक्स, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखें। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो हम बात करें, मेडिकल साइड के बच्चे हैं, नॉन मेडिकल के बच्चे हैं बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की और किसकी, इंटीग्रेशन की, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स से तो बहुत पीछे है, ये ध्यान रखें आप। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फिजिक्स की। तो ये जनरल फॉर्मूले अगर आप याद रख लेंगे, और जो भी पैरामीटर दे रखे हैं इनकी वैल्यू 1 2 3 4
और आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका काम आसानी से चल जाएगा 11th और 12th की फिजिक्स में। आप ध्यान रखें आप, ठीक है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे वो नीट की बात कर रहे हो, चाहे वो IIT की बात कर रहे हो, तो ये आप ध्यान रखें कि आपका काम इनसे चल जाएगा। सिर्फ आपको ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। एक और चीज़ देखें यहाँ पर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखें 1 मिनट के लिए। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। 5 मिनट और आपके लगेंगे यहाँ पर। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन का ही पार्ट है ये। और लगभग हर जगह जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट को हम जरूर ध्यान में रखते हैं। देखिए 1 मिनट के लिए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है देखें 1 मिनट के लिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए जा रहा है ए से लेकर बी तक। ओके बेटा, एक ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ए से लेकर बी तक, और टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए ए ओ, और आपको पता है कि स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंट कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो ए से लेकर बी तक कहीं भी हो सकता है। और हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान रखना, टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। और जो dx का इंटीग्रेशन होता है सभी को पता है क्या होता है, x होता है। लेकिन यहाँ पर लिमिट की बात कर रहे हैं। लिमिट का मतलब कि ये dx हम कहाँ से कहाँ सपोज कर सकते हैं, ये dx हम सपोज कर सकते हैं a से लेकर b तक। तो a आपके पास लोअर लिमिट है और b आपके पास अपर लिमिट है। तो लिमिट लगाते हैं हम लोअर से लेकर हायर तक, लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट, कि वो जो dx है, वो जो स्मॉल एलिमेंट है, वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो dx है वो कहाँ से कहाँ हो सकता है चेंज, a से लेकर b तक, या फिर उसको हम कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, इस लाइन के लोग हम कहीं भी ले सकते हैं। तो a से लेकर b तक हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें आप। तो ये लोअर लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट है। और दूसरा, आपको सभी को पता है कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x, और जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है लिमिट बाहर आ जाती है। जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा आपकी लिमिट क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, ठीक है। पहले आपने लिमिट लगाई थी और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद लिमिट बाहर आ जाएंगी a से लेकर b तक। और लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार तो x के स्थान पर b आएगा और एक बार x के स्थान पर क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या बताएं, b, और लोअर लिमिट क्या है, a। तो आंसर क्या आएगा इसका, b माइनस a आंसर आ जाएगा। इसी x के स्थान पर आपको b पुट करना है और इसी x के स्थान पर आपको a पुट करना है। तो एक बार तो अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब मान लीजिए स्टार्टिंग डिस्टेंस आपकी 10 है और यहां तक डिस्टेंस है 25। ये 10 है और ये 25 है। बताएं कितनी डिस्टेंस है ये, 15। 25, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से, और कंप्लीट कहाँ पर होती है, 25 पर। तो कितना आंसर आएगा इसका, 15 आएगा। यानी कि a से लेकर b तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 15 आएगी। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, यहाँ पे 25 होता है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस रह जाएगी, 15। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा लिमिट बाहर आ जाएंगी। अब की बार लोअर लिमिट क्या है, 10 है, ठीक है बेटा। अब की बार लोअर लिमिट क्या है, 10, और अपर लिमिट कितनी है, 25। तो जैसे ही इसका आप करोगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर dx हो सकता है, यहाँ पर x² + 2x, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखें, आपको पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट बाहर आ जाएंगी आपकी 10 से लेकर 25 तक। ओके बेटा। और लिमिट कैसे लगाते हैं पता है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार तो x के स्थान पर 25 पुट करेंगे और एक बार x के स्थान पर 10 पुट करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा आपका।
आपका। तो मेरे ख्याल से ये जो कंसेप्ट आपका इंटीग्रेशन का वो आपको समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ लास्ट, उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी और उसके बाद आपको फ्री करते हैं, ठीक है। एक लास्ट देखें इसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जब बच्चे मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, इस रिजल्ट्स को आप याद रखें। जो रिजल्ट इंटीग्रेशन का उसको याद रखें, जो रिजल्ट आपका डिफरेंशिएशन का उसको याद रखें। 90% आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इंटीग्रेशन की और डिफरेंशिएशन की, वो इन्हीं दोनों रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप इनको दोनों को लर्न करें, क्रैम करें, आपकी मर्जी है, याद रखें आप इसको, ठीक है। अब एक जनरल सा देखें फॉर्मूला, dx आपको दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज़ है dx से स्मॉल चेंज दिया हुआ है डिस्टेंस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। dx आपको दिया हुआ है 4t² - 6t + 7 × dt, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन आपको दी गई है, dx = ये इंटू dt, यानी कि डिस्टेंस में चेंज दिया गया है टाइम के साथ, ठीक है। तो स्मॉल चेंज दिया गया है। यू हैव टू फाइंड x, क्या निकालना आपको बताएं बेटा, यू हैव टू फाइंड x व्हेन t = 0 सेकेंड, ठीक है। चलो 2 सेकेंड मान लीजिए, आपको x निकालना है जब टाइम कितना है 2 सेकेंड का। याद हो जो हमने डिफरेंशिएशन किया था, क्या किया था, डिफरेंशिएशन, आपको x दिया गया था और आपने dx निकाला था, ठीक है, चेंज निकाला था आपने वहाँ पर। क्लियर, याद हो गया ना। अगर आपको x दिया गया था तो आपने क्या निकाली थी, वेलोसिटी, क्या था वो dx/dt। तो जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो आपको जो क्वेश्चन थे उसमें क्या दिया हुआ था बताएं आप, x दिया हुआ था, पोजीशन दी हुई थी, आपने क्या निकाल दिया, dx निकाल दिया। व्हाट इज dx, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आपको स्मॉल एलिमेंट गिवन मिलेगा, इंटीग्रेशन करते वक्त आपको स्मॉल एलिमेंट गिवन मिलेगा और आपको क्या निकालना है, x निकालना, यानी कि यू हैव टू फाइंड टोटल वैल्यू। तो स्मॉल एलिमेंट देंगे तो उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, ताकि हमें क्या मिल जाए, उसकी टोटल वैल्यू। अगर हम होल वैल्यू देंगे और उसको अलग अलग करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो याद रखिए कि x का डिफरेंशिएशन dx और dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। x को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx को अगर हम कंबाइन करेंगे तो x, ठीक है, ध्यान रखें आप। तो इंटीग्रेशन करते वक्त आपको गिवन मिलेगा स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको मिलेगा होल एलिमेंट। आपको वो क्या करना है, dx में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो उसका फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला उसका, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, nx की पावर n-1। उसी तरह से इंटीग्रेशन करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट आपको गिवन मिलेगा और आपको क्या निकालनी है, टोटल वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं इसके अंदर, यू हैव टू फाइंड x व्हेन टाइम, when we have a time limit, मैं यहां पर बड़ा लिमिट देता हूं, when we have a time limit of 0 to 2 सेकेंड, ओके बेटा। तो आपको x निकालना है जब हमने एक टाइम लिमिट दी है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, यानी कि स्टार्टिंग जो लिमिट है टाइम की वो 0 डिग्री है और 0 है, और कहां तक बॉडी जा रही है वहां तक का टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। तो इनिशियल टाइम 0 सेकेंड है और फाइनल टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। तो जब इनिशियल टाइम 0 सेकेंड हो, फाइनल टाइम 2 सेकेंड हो, देन यू हैव टू फाइंड x। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो dx है और x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। पहले इसको बेटा अलग अलग करें, पहले इसको अलग अलग करें आप, 4t² × dt, 4t² × dt - 6t × dt + 7 × dt, ओके बेटा। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया, 4t² × dt - 6t × dt + 7 × dt। अब आप ये देखें इस पूरी इक्वेशन में किस किस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब आप ये देखें इस पूरी इक्वेशन में किस किस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। किसका पॉसिबल होता है इंटीग्रेशन, या तो स्मॉल एलिमेंट हो या स्मॉल एलिमेंट के साथ सेम नेचर का हो। तो ये देखें आप, dx का पॉसिबल होगा, ठीक है। 4 को बाहर निकाल लें आप, अंदर क्या रह जाएगा, t² × dt, ये t है ये dt है, तो दोनों क्या हैं, सेम नेचर की हैं, तो दोनों का क्या होगा, पॉसिबल होगा। जिसका पॉसिबल नहीं है उसको बाहर निकाल लें आप, -6 को बाहर निकाल लें, और ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का, ये वाला, t × dt
दोनों आपके सेम नेचर के हैं तो पॉसिबल हो जाएगा। प्लस 7 को बाहर निकाल लें, अंदर क्या है dt, dt क्या है स्मॉल चेंज इन टाइम, तो इसका भी क्या होगा पॉसिबल होगा। अब देखें इधर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और हमें x से निकालना था। dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा x, और हमें निकालना क्या है x से निकालना हमें। आगे देखें इधर 4। अब देखें टाइम की लिमिट दे रखी है, टाइम की लिमिट ध्यान दें, इस क्वेश्चन में आपको टाइम की लिमिट गिवन है, और टाइम की लिमिट कहां से कहां गिवन है 0 से 2। 0 कौन सी लिमिट है लोअर लिमिट, और 2 कौन सी लिमिट है अपर लिमिट, तो कहां से कहां हो जाएगा 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2 और 0 से लेकर 2, तो ये किसकी लिमिट गिवन है आपको टाइम की लिमिट गिवन है। ओके, तो कैसे करेंगे 4 बाहर निकाल लिया, t की पावर 2 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने आपको करवाया था, ध्यान हो आपको, x की पावर 2 इंटू डी एक्स, क्या होता है फार्मूला x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x की पावर 2 इंटू डी एक्स है तो क्या आएगा 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो क्या आएगा व्हाट इज 2 प्लस 1 3, तो x की पावर 3 बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो वो जो रिजल्ट मैंने लिखवाया था कि x की पावर n इंटू डी एक्स, उसको आप दोबारा देखें x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x की पावर 2 इंटू डी एक्स क्या आएगा x की पावर 3 बाई 3। सिमिलरली t की पावर 2 इंटू डी टी क्या आएगा बताएं आप, t की पावर 3 बाई 3, और जैसे ही इंटीग्रेशन पूरा होता है, जैसे ही आपका इंटीग्रेशन पूरा होता है लिमिट बाहर आ जाएंगी आपकी 0 से लेकर 2 तक। ओके बेटा -6। आगे देखें t इंटू डी टी का क्या होता है इंटीग्रेशन बताएं आप, मैंने 2 मिनट पहले बताया था आपको x इंटू डी एक्स का, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो क्या आंसर आया था इसका x की पावर 2 बाई 2, तो t इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट बाहर आ जाएंगी 0 से लेकर 2 तक +7। ओके बेटा क्लियर है, जैसे ही इंटीग्रेशन पूरा होता है लिमिट बाहर आ जाती है +7, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, ये तो आपको याद हो गया होगा dx का x dt का t, और लिमिट बाहर आ जाएंगी 0 से लेकर 2 तक। फिर दोबारा देखें ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है dx इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 7 इंटू डी टी, ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है। dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर इंटू डी टी माइनस 60 इंटू डी टी प्लस 7 इंटू डी टी। ओके, ये आपने इसको ओपन कर लिया। फिर आपने क्या किया कि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल था उसको अंदर रखा विद इंटीग्रेशन सिंबल, और बाकी को बाहर निकाल लिया आपने। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, dx लगा दिया आपने, 4 को बाहर निकाल लिया, इसका पॉसिबल इसको अंदर रख लिया, 6 का पॉसिबल नहीं था उसको बाहर निकाल लिया, इसको अंदर रख लिया, 7 का पॉसिबल नहीं था उसको बाहर निकाल लिया, इसको अंदर रख लिया, और यहाँ पर टाइम की लिमिट लगा दी क्योंकि टाइम की लिमिट गिवन है 0 से लेकर 2 सेकेंड। तो इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, सारी जो लिमिट है किसकी लिमिट है सारी टाइम की लिमिट है। अब t स्क्वायर इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा t की पावर 3 बाई 3। इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद लिमिट बाहर आ जाती है 6 t इंटू डी टी का t स्क्वायर बाई 2, लिमिट बाहर आ जाएंगी +7, और t डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट बाहर आ जाएंगी 0 से लेकर 2 तक। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 1 मिनट देखें आप इसको, ठीक है, अपनी नोटबुक में आप नोट करते रहें। तो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा देखें 1 मिनट के लिए। यहाँ तक आपको बेटा समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, शुरू से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। देखें इधर x इज इक्वल टू 4 बाई 3, 3 को बाहर निकाल लें आप, 3 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा t की पावर 3 और लिमिट 0 से लेकर 2। ओके बेटा -6 बाई 2, ये देखें आप 4 बाई 3 बाहर निकाल लिया, 3 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा t की पावर 3 0 से लेकर 2। 3 के ऊपर लिमिट नहीं लगानी है, लिमिट टाइम की है, ध्यान रखें, ये जो लिमिट है वो सिर्फ टाइम की है। कहीं आप 3 के ऊपर भी लगा दो लिमिट लगेंगी सिर्फ टाइम के ऊपर, बाकी पैरामीटर बाहर आ जाएंगे आपके। 6 तो ये था, 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा t स्क्वायर, और लिमिट 0 से लेकर 2 तक +7, और t वही आपका 0 से लेकर 2 तक। ओके बेटा क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यहाँ तक बिल्कुल। अब इसको आप सॉल्व करें, अभी भी ध्यान से देखें आप, छोड़ना नहीं अभी भी आपको।
लिमिट का तरीका मैंने क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार तो टाइम के साथ अपर लिमिट और एक बार टाइम के साथ लोअर लिमिट। ठीक है, कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टी की वैल्यू एक बार तो 2 पुट करनी है और एक बार टी की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो क्या आएगा बताएं आप, 2 की पावर 3। पावर को मत भूल जाना, एक बार टी के स्थान पर 2 पुट करना है, एक बार टी के स्थान पर 0 पुट करना है। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 3 माइनस 0, जरूरत ही लिखने की, -0 की पावर 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर 1 होता तो लिखते हैं -1 की पावर 3, लेकिन यहाँ पर 0 है तो इसकी लिखने की पावर जरूरत ही नहीं है आपको। माइनस क्या आ जाएगा, 2 3 जा क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, ये 3 आ जाएगा। अब फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार टी के स्थान पर 2 और एक बार टी के स्थान पर 0। टी के स्थान पर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या आएगा बताएं आप, 2 की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस 7। कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 0 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, 4/3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 3, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 7 2 जा कितना होता है 14। तो यहाँ से आप इस रिजल्ट को सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या था, इंटीग्रेशन था। ठीक है बेटा, तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पर की, आज डिस्कस की हमने, कौन कौन सी, एक तो इंटीग्रेशन, दूसरा डिफ्रेंशिएशन। तो ये बेटा बेसिक रिजल्ट थे जो आपके 11th और 12th दोनों क्लासेज में आते हैं। और मैंने पहले ही बताया था जब लेक्चर की स्टार्टिंग थी कि आपके 11th और 12th में अप्रॉक्सीमेटली 20 यूनिट्स हैं और 20 यूनिट्स में से 19 जो यूनिट्स हैं, 19 जो यूनिट्स हैं उसमें इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का ये यूज है। 1-2% और भी यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन कोई लार्ज स्केल पे नहीं है। लार्ज स्केल पे ये यूज है। तो ये यूज मैंने जो बताए हैं, जो आपको आज करवाए हैं, वो आप बेटा नोट करें, इस वीडियो को बार बार देखें, और जब भी कोई न्यूमेरिकल आए इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, तो ये मैं अपना जो लेक्चर है अपना कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो कुछ कंपटीशंस के न्यूमेरिकल में आगे लेके आने वाला हूँ आपके लिए, कुछ IIT के, कुछ नीट के। तो आप वेट करें, जल्दी ही वो लेक्चर आपके पास उपलब्ध होंगे, प्रेजेंट होंगे आपके पास। ठीक है, तो मिलते हैं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। टिल देन थैंक यू वेरी मच, आप सेफ रहें।